दोस्तों नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका दोस्त मैं केशव विवेकी। आइए जुड़ते हैं प्रकरण लेखन विचार के साथ और आशा है कि यदि आप लेखन कर रहे होंगे तो आपका बहुत कुछ यहाँ से सहयोग मिल रहा होगा और कहीं ना कहीं आपके अच्छे लेखन के लिए ही लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन एक एक एपिसोड मैं कह सकता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हर एक एपिसोड को देखते रहिए और लोगों को भेजते रहिए। तो आज हम चलते हैं, कुछ प्रश्न आपसे कर लेते हैं। क्या कविताओं में विचारधारा है? आपके पास जवाब होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कविता हमारी शास्त्र या शस्त्र है? आप रस के बारे में क्या जानते हैं? इन तीनों विषयों पे अगर आपके पास कुछ भी हो तो जरूर कमेंट करें ताकि मैं भी सीख सकूं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तभी लाभ मिल सकेगा। तो देखिए, हिंदी महासागर की जो महायात्रा है इसको हम आगे बढ़ाते हुए प्रकरण लेखन साहित्य से जुड़ते हैं और आज भाग 15 एपिसोड 15 से कहीं न कहीं हम जुड़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम जानेंगे कविता में विचारधारा, कविता शास्त्र या शस्त्र, रसानुभूति, केंद्रीय भाव। तो कहीं न कहीं इन तीन विषयों के बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे और आप सब साथ बने रहिए। तो देखिए, प्रकरण लेखन विचार में आज हमने जो है कविता में विचारधारा पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि विचारधारा से कोई भी छूटा नहीं। आप कहीं न कहीं किसी न किसी त्रासदी से जब आप जुड़ते हैं, किसी न किसी दृश्य पटल से, विचार से आप जब आह्लादित होते हैं तो आप कहीं न कहीं एक पक्ष पर खड़े होते हैं। जैसे मजदूरों के प्रति अगर आपके अंदर कोई संवेदना पैदा होती है और कहीं न कहीं आप उनके प्रति जो अपने अंदर एक हुंकार भरते हैं, वो कहीं न कहीं एक रूप में अगर हम कह सकते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करता है। किसी स्त्री के प्रति आपके अंदर जो संवेदना बढ़ती है या चढ़ती उठती है, अगर आप उस पर कुछ लिखते हैं, चाहे वो गद्य या पद में हो, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्त्रीवादी विचारधारा का समर्थन करता है। इसी तरह से किसी दलित या मजदूर के प्रति अगर आप कुछ करते हैं या कुछ लिखते हैं, किसी भी रूप में लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं दलितवादी विचारधारा का समर्थन है। उसी तरह से अंबेडकर के विचारों के तहत अगर हम कुछ भी लिखते हैं और कहीं ना कहीं वो साक्ष्य रूप में आता है तो वो विचार दर्शन ही है। उसी तरह से हमारे ओशो भी हैं, सबसे बड़े विचार दर्शन, रूसियन के बहुत से विचार हैं। तो कहीं ना कहीं सारे दर्शनों का हमारे लेखन में उतार चढ़ाव दिखाई देता ही देता है और हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिना विचारधारा की कविताएं हो ही नहीं सकती। लेखन के क्षेत्र में आप विचारधारा से अलग होकर कुछ नहीं लिख सकते हैं। दर्शन के क्षेत्र का अधिकतम स्वरूप सृजन के क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो दर्शन है वो बिना लेखन के आ ही नहीं सकती है। अब लेखन का तात्पर्य यह है कि बिना सृजन के दर्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं। तो दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा जो स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है वह सृजन के क्षेत्र में दिखाई देता है। जैसे वीडियो के रूप में या लेखन के रूप में जो भी कुछ हम करते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शन का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से निकल के आता है। वैसे शोधार्थी अलग अलग ढंग से अपनी अपनी चीजों को दिखाते रहते हैं, लेकिन लेखन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको भी दर्शन शास्त्र से उतना ही जुड़ना है जितना एक विद्यार्थी को दर्शन शास्त्र पढ़ना होता है। यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप अभी अधूरा लेखन कर रहे हैं। अब देखिए, लोकवादी कविताओं का सृजन कहीं ना कहीं विचारधारा को दिखलाता है। देखिए, लोकवादी यदि नहीं है, जैसे भक्ति हुआ है, श्रृंगार हुआ, तो इस तरह की जो कविताएं होती हैं उसमें थोड़ा सा विचारधारा कम होता है, लेकिन विचारधारा होता ही होता है। लेकिन जो लोकवादी कविताएं होती हैं उसमें विचारधारा पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही मैंने इस शुरुआत में ही कहा था, कुछ विचारधारा का नाम लिया था, उसमें मार्क्सवादी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा, दलितवादी विचारधारा, स्त्रीवादी और उदारवादी का प्रयोग ज्यादा होता है। और भी ऐसा नहीं कि बहुत से विचारधाराएं हैं और वो आपको अपने खोज और कह सकते हैं कि जो अध्ययन होगा उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपने जो लिखा उसमें किस तरह की विचारधारा का समर्थन किया है। हम कहीं न कहीं सीधा किसी विचारधारा को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे जो पात्र होते हैं, जो दृश्य होते हैं, जो बिंब परिधान आते हैं, उसके आधार पर कहीं न कहीं एक विचारधारा का उद्बोधन हो ही जाता है। पाश्चात्य विचारधारा और भारतीय दर्शन का मेल इन दिनों अत्यधिक देखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भारतीय दर्शन से या पाश्चात्य दर्शन को लेकर चलते हैं। आज के दौर में हम समाहित रूप से लेकर के आगे बढ़ते हैं। त्रासदी और अनुकरण ने जो कविता के आयाम बनाए, रचनाकारों की संख्या बढ़ी है। अब ये बढ़ने का कहीं ना कहीं अनुकरण का सबसे बड़ा रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि प्लेटो का जो सिद्धांत मिला वो
हम छोड़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्लेटो ने कहा था कि नकल करने वाले को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया, यानी जो नेचर दे रही है, जो मौलिक रूप से है, वही सच है, वही सही है। लेकिन उनके शिष्य जब आए तो उन्होंने अलग सिद्धांत दे रखा। अब कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की लड़ाई हुई और उनके बीच उनका अपना सिद्धांत है, ये अपना सिद्धांत है। तो हम अरस्तु के सिद्धांत में जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं अनुकरण का सिद्धांत जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। तो त्रासदी और अनुकरण के सिरे से ही जो है नए नए आयाम बने और आज कवियों की संख्या बढ़ी है। कोई रचनाकार विचारधारा को साथ नहीं लिखता, वह स्वतः आ जाती, कहना नहीं पड़ता है कि हम इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। ये तो वास्तविकता ये है कि जो हमारे सामने ट्रेजेडी आती है और जो दृश्य विधान खड़े होते हैं, उसी के आधार पे हम काम करते हैं और स्वतः विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। अब कविता शास्त्र या शस्त्र, देखिए ऐसा है कि हम भारत के अंदर लिखने वाले लोग हमेशा हथियार एक ऐसा शब्द है जिसको छोड़ते नहीं है। वो हर चीजों में एक हथियार बना के चलते हैं। हथियार जैसी शब्दावलियों का उनके लिए सब कह सकते हैं आम शब्द हो जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कविता शस्त्र है या शास्त्र है। तो आज हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, वो क्या है? ये प्रश्न है आपके लिए। आप कमेंट कर सकते हैं कि आप कविता के रूप में देखें तो रामचरितमानस क्या है। आप वेद पढ़ रहे हैं, वो क्या है? आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, क्या है? इन सबों का उत्तर दीजिएगा। फिलहाल में मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि साहित्य के अंदर जो भी कुछ लिखे गए, जो मानव के विकास के लिए और मानव को अंधेरे में जाने से बचाने के लिए, मानव को दरिद्रता और पशुता से बचाने के लिए, मानव को मनुष्यता और मानव बनाने के लिए जो भी कुछ रचे गए वो शास्त्र है। शास्त्र का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप की पांडित्य सिद्धि के लिए हम कुछ भी कह लें। शास्त्र का मतलब होता है कि जा रहे समय में, बढ़ रहे समय में मनुष्य का अंधकार रूपी आलस, या कह सकते हैं कि जो तीन गुण होते हैं उसमें जो तमोगुण है उसका प्रभाव ज्यादा ना हो, रजोगुण का ज्यादा विलोप ना हो, या फिर वो भी उग्र में ना हो। इस तरह की चीजों को हम समावेश करके तीनों गुणों पे काम करके आते हैं। वो जो है उसी के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं कविता शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। हम थोड़ा सा बात करते हैं, वीडियो लंबी हो लेकिन देखना मत भूलिए, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। कविता हर युग में कटघरे में खड़ी हुई और स्वतंत्रता के साथ बाहर आई। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस लिखा गया या भागवत गीता लिखा गया या उसके बाद भी चीजें लिखी गई, जैसे हम कह सकते हैं रामचंद्रिका भी लिखी गई है। उसी के साथ साथ अगर हम रश्मि रथी भी देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं सारी रचनाओं का अपना अपना लिखने वाले लोग थे और उसको अपने अपने ढंग से लिखे, और आज हम अपने अपने ढंग से पढ़ते भी हैं। तो कविता हर युग में कटघरे में खड़ी हुई और स्वतंत्रता के साथ बाहर आ गई। रचनाकार के दृष्टिकोण में ने उसे सजाया और अपने स्वार्थ में दोहन भी किया। कुछ लोगों ने ऐसी भी कविताएं लिखी हैं, ऐसी रचनाएं लिखी जो कहीं ना कहीं एक मानव सभ्यता के लिए भी वो औचित्य मानी जाती है कि कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज को एक संदेशात्मक रूप में आती ही है। कविता भाव व रस के साथ, बिंब विधान के साथ लिखी जाती है। कविता कभी देश भावना या आहत के स्वर में अपनाती नहीं, वह स्वतंत्र है। कविता खुद में स्वतंत्र है। ये अलग बात है कि लिखने वाला उसे कैसे प्रयोग कर रहा है। दर्शन पक्ष के कला विहीन लोगों ने निरर्थक दृष्टि से रद्दी साहित्य लिख डाले हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो खोज रहे हैं, उनकी कविता और उनकी सोचने की जो शिल्पता है वो बहुत ही ऊपर की है। कविता की कुशलता रचनाकार प्रधान कम, प्रकृति प्रधान ज्यादा रही है। वो नेचर के साथ चलने की काम कर रही है, प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था में ही है। कविता को सृजनकार अपने समाज के लिए शास्त्र या शस्त्र दोनों बना सकता है। समाज को आगे लेके चलना है तो शस्त्र, और समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसके लिए शस्त्र। ये दोनों ही बहुत जरूरी है और कविता दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यवस्था है। इसलिए कविता को हम अपने आचार विचार से ढालते जरूर हैं, लेकिन उसको अपने साथ कह सकते हैं रोक करके, बांध करके नहीं रख सकते। कविता स्वतंत्र है। रसानुभूति केंद्रीय भाव, देखिए नाट्यशास्त्र अगर आप पढ़े होंगे, भरत मुनि को पढ़े होंगे, तो मुझे बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं ये हाथ जोड़ के आग्रह है कि अगर आप कविता लेखन की ओर है तो कम से कम नाट्यशास्त्र, रसानुभूति, रस पर जरूर पढ़ें। मैं भी क्रमशः उन्हीं चीजों पे आ रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों का अध्ययन करके जो कविता लिखने का काम होगा तो और बेहतर होगा और सुदृढ़ होगा। हम चर्चा कर लेते हैं। कविता को सुनने वाले लोग उसके द्वारा प्राप्त आनंद का भोग करते हैं। अब क्या है,
हम कविताओं का आनंद जब लेते हैं तो कविता से कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ उससे निकालते हैं। कविता वास्तव में अनुभूतियों का एक बहुत बड़ा सागर कह सकते हैं। कविता के अंदर रस को हटा दिया जाए तो कविता निष्प्राण हो जाती है, क्योंकि जैसे आत्मा अगर शरीर से निकल दिया जाए तो फिर शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। कविता के अंदर भी आत्मा है और वो आत्मा है रस। रस के बिना कोई कविता संभव नहीं है। इसलिए आज आपको इस पे सोचना है और उस पे काम करना है। कविता के आयाम को लेकर कितना भी चर्चा क्यों न हो, रस और भाव पहले आते हैं। देखिए, अभी कह सकते हैं कि रस पहले आता है या पहले भाव आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों के साथ है। भाव उठेगा तो रस पैदा होगा, रस आएगा तो भाव बढ़ेगा। तो कहीं कि ये दोनों के साथ, जुड़ाव के साथ ये दोनों चलते हैं। एक दूसरे को ये आलम्बी कहे जा सकते हैं। फिलहाल में रस और भाव के स्तर पे हम काम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कविता के क्षेत्र में आप रस और भाव को जितना ज्यादा समझ पाएंगे उतना ही सुदृढ़ कविता की रचना कर पाएंगे। इच्छा या अनिच्छा को रखना सही नहीं, अपितु साक्ष्य का समर्थन कविता की बोली है। कविता कभी भी ज्यादा करके हम कह सकते हैं कल्पना में चलती है, लेकिन सिर्फ कल्पनाओं की कविता नहीं होती है। अनुभूतियों की महासागर का एक कह सकते हैं आधार स्तंभ कविता होती है। नाट्य शास्त्र के अध्ययन को आधार बनाने पर रस के विश्लेषण के करीब जा सकते हैं। जब तक हम सिद्धांतों पे बात नहीं करेंगे, सिद्धांत के साथ जो अध्ययन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी कविता उस स्तर पे नहीं जा पाएगी जिस स्तर के लिए हमने लिखने के लिए सोच रखा है। अध्ययन इसीलिए जरूरी करना है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन की मत को जो भी उतारना शुरू कर देंगे तो नहीं काम चलेगा। उसके पीछे का और भी जो विज्ञान है उसके लिए भी हमें समय निकालना है, उसे पढ़ते रहना है। कविता लेखन करने से पहले विविध सिद्धांतों को जानना आज अति आवश्यक है, क्योंकि आज हम कविता को सिर्फ अपने मन की भड़ास उतारने के लिए हथियार बना लिए हैं। इसलिए आज हमें जागरूकता के साथ लिखने की आवश्यकता है। रसानुभूति के सदृश कविता का सृजन होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आप जागरूकता के साथ थोड़ा अध्ययन करते रहें, थोड़ा खोज करते रहें, शोध करते रहें और जो भी लिखें उसके विषय के गहराइयों तक उतरें। तब जाकर के अगर आप कुछ लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। लोग आपको और आपकी कविता को सराहेंगे। तो आज हमने जाना कविता में विचारधारा, कविता शास्त्र या शस्त्र, रसानुभूति, केंद्रीय भाव। तो आशा है कि सारे विषय आपके जीवन उपयोगी होंगे और आपके लेखन क्षेत्र में एक प्रबलता और मजबूती प्रदान करेंगे। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।